पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अर्थात प्रदान किया गया निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार। ऑप्शन सी, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों, गैर भारतीय नागरिक को भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह कुल मतदान का 5% प्राप्त करता है, सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है, 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता है। तो सही यहां पे जो है वह है ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब उसे 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% मत प्राप्त होता है। नए नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का कम से कम 5% मत प्राप्त करने के साथ साथ राज्य विधानसभा की कम से कम 2 सीटें जीतना आवश्यक है, या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2 सीटें अर्थात लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतनी आवश्यक होंगी। ये सीटें कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 के अनुसार असामान्य समय में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। प्रश्न नंबर 4, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, भारत के राष्ट्रपति को, संसदीय मामलों के मंत्री को। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा शेष सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। 1967 ईस्वी से स्थापित प्रथा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महा न्यायवादी को, भारत के मुख्य
चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी को। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है या भाग ले सकता है, किंतु मत नहीं दे सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अब जो संसद में इसे बोलने का अधिकार मिला है वह है अनुच्छेद 88 के द्वारा। प्रश्न नंबर 7, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो यहां पर जो गलत मिला है वह है ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता कह रहा है निम्न सदन तक सीमित है, ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल में राज्यसभा से भी सदस्य आते हैं, शामिल होते हैं। भारतीय संसद के अनुसार मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी सदन, उच्च या निम्न का सदस्य हो सकता है। संसद के दोनों के बाहर का व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। प्रश्न नंबर 8, नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। अर्थात यहां पर जो प्रश्न है वह है कि किस संविधान संशोधन द्वारा या कौन से वर्ष नव युवकों ने जो 18 वर्ष की आयु थी मतदान का अधिकार मिला उन्हें। उन्नीस सौ सतासी के, 1988 के, 1989 के, 1990 के। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यहीं से यह प्रश्न पूछा गया है। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग 1989 में आम चुनाव में किया गया था। पहले यह आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 171। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के सृजन तथा उत्साधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के 169वें अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है। वर्तमान समय में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करने के लिए कानून बना सकती है।
ऐसा कानून संसद तभी बना सकती है जब राज्य विधानमंडल पूर्ण बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा विधान परिषद को रद्द करने या समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजे। प्रश्न नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20। संविधान का अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 11, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी? इसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। ऑप्शन हैं अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, तुर्की में। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी। इसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। प्रश्न नंबर 12, आरबीआई भारतीय वित्तीय प्रणाली की शीर्षस्थ संस्था है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य आरबीआई द्वारा संचालित होते हैं? पहला है अर्थव्यवस्था मुद्रा को आपूर्ति पर अर्थव्यवस्था मुद्रा की आपूर्ति पर निगरानी, सिक्कों एवं 1 रुपए के नोट के अलावा मुद्रा जारी करना, बैंक के बैंकर्स के रूप में कार्य, सरकार के बैंक के रूप में कार्य। तो यहां पर सभी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? ये सभी सही। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संबंध में दिए गए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यह देश का शीर्ष बैंक है जो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 13, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। यह मार्किंग स्कीम वर्ष 1991 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से, सेवा क्षेत्र से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र से अर्थात तृतीयक क्षेत्र से। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग लगभग 55% सेवा क्षेत्र से प्राप्त है। अर्थात जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पिच पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में मामूली कम होता है, पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है, उतना ही होता है जितना पुरुषों की आवाज का। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। तारत्व पिच ध्वनि का वह लक्षण है इसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं। यदि तारत्व अधिक होता है तो ध्वनि को पतली या तीक्ष्ण ध्वनि कहते हैं। यदि तारत्व कम होता है तो ध्वनि को मोटी या सपाट ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। पुरुषों की ध्वनि मोटी तथा स्त्रियों की ध्वनि प्रायः बारीक होती है, क्योंकि पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है, या पुरुषों की ध्वनि की आवृत्ति स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा कम होती है। शेर की दहाड़ तथा मच्छर की भिनभिनाहट में मच्छर के भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होता है तथा शेर की दहाड़ का तारत्व
कम होता है। मच्छर की भिनभिनाहट की आवृत्ति शेर की दहाड़ से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं सुकृता पॉल कुमार, राजकमल झा, सुदीप सेन, शोभना कुमार। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सुकृता पाल कुमार। लेखिका और समीक्षक सुकृता पाल कुमार को उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए छठे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुमार को साहित्य में उनके योगदान के लिए सोमवार को समारोह में 5,000 अमेरिकी डॉलर की राशि, टैगोर की एक प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र से नवाजा गया। प्रश्न नंबर 17, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शंस हैं इमैनुअल मैक्रोन, सी जिनपिंग, स्कॉट मॉरिसन, जो बाइडेन। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा गया था जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे। प्रश्न नंबर 18, निम्न में किसने रैपिड इमरजेंसी रिस्पांस के लिए ERS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश पुलिस, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।